स्टोरी का नाम है डेविल की इनोसेंट गर्ल। पिछले एपिसोड में हमने देखा रूही ने पंजों के बल खड़े होकर राजवीर के कान में धीरे से कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है, चाचू को मत बताना, टाइम आने पर मैं ही चाचू से अपनी शादी की बात कर लूंगी। उसकी मासूमियत भरी मुस्कान और बेपरवाह अंदाज ने सब कुछ कह दिया। लेकिन क्या राजवीर तैयार था उस सच का सामना करने के लिए? रूही की एक बात ने कहीं न कहीं राजवीर के दिल को चुपके से चुभा दिया। क्या ये सिर्फ एक बच्ची की शरारत थी या दिल से निकला एक इजहार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाचू यानी राजवीर के बड़े भाई इस रिश्ते को कबूल करेंगे? एक मासूम सी चाहत, एक दिल में छुपा तूफान, और एक रिश्ता जो शायद जिंदगी बदल दे। जानिए आगे क्या होता है रूही और राजवीर की इस अनकही मोहब्बत में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। चैप्टर 76, ये तो मेरे साथ अन्याय है। रॉयल विला। शाम का वक्त, सभी लिविंग एरिया में बैठे थे। मैक्स का चेहरा एकदम से मुरझाया हुआ था। सबको मैक्स पर बहुत हंसी आ रही थी। मान मैक्स को देख हंसते हुए उससे बोला, वैसे मानना पड़ेगा बॉस ने क्या दिमाग लगाया है। वो चाहे तो कोई भी सजा दे सकते थे, लेकिन वो जानते थे तेरे लिए इससे बड़ी सजा और कोई हो ही नहीं सकती थी। मैक्स मान को देखते हुए उदासी भरी आवाज में बोला, यार अब एक महीना कैसे निकलेगा, मैं सोच सोच कर परेशान हो गया हूँ। लक्ष्य मैक्स के कंधे पर हाथ रख बोला, अरे यार तुम इतना मत सोचो, देखना एक महीना तो यूं ही निकल जाएगा। मैक्स लक्ष्य को घूरने लगा और थोड़ी नाराजगी से उससे बोला, अच्छा और इसलिए आप उन्हें मिलने पैलेस चले गए थे? खुद तो एक दिन उन्हें देखे बिना रह नहीं पाए और मुझे समझा रहे हैं। अब लक्ष्य को कुछ बोलते ही नहीं बना तो वो अपनी सफेद बत्ती सी दिखाते हुए बोला, यार अब तुम भाई का गुस्सा मुझ पर नहीं निकल सकते। अगर गुस्सा निकलना ही है तो जाओ और भाई को सुनाओ। मैक्स लक्ष्य को घूर कर चुप हो जाता है। सब आपस में बातें करने लगे, वही नील तो अगल ही दुनिया में खोया था। नियति जो अपने कमरे में कब से बोर हो रही थी, वो जब सबको आपस में बातें करते हुए देखती है तो जल्दी से सबके पास आकर बैठ जाती है। नियति चोरी चोरी मान को देखने लगी, जिसका एहसास होते ही मान अपनी नजरें फोन में गाड़ा देता है। नियति मान से बोली, तुम लंदन कब जा रहे हो? मान वैसे ही अपनी नजरें फोन पर गड़ाए हुए नियति से बोला, पता नहीं, वैसे अभी एक मीटिंग थी लेकिन बॉस ने पोस्टपोन कर दी। नील नियति से बोला, वैसे तुम ये क्यों पूछ रही थी? नील का सवाल सुन नियति जल्दी से बोली, मम्मा का कॉल आया था, वो कह रही थी अगर इस बार भाई घर पर ना रुककर उस फार्म हाउस में रुके तो वो मान से भी नाराज हो जाएगी और बात भी नहीं करेगी। मान जो अब तक फोन में नजरें गड़ाए बैठा था, वो जल्दी से अपनी नजरें उठाकर नियति को देखने लगा। सबकी नजरें बस मान पर थी। मान जल्दी से बोला, क्यों? आंटी मुझसे क्यों गुस्सा होगी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नियति आराम से बोली, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मम्मा क्यों नाराज होगी। तुम्हें भी इसका रीजन अच्छे से पता है। मान बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, यार अगर बॉस ऐसे है तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? आंटी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मान निधि जी की नाराजगी नहीं सह सकता था। उन्होंने उसे बहुत प्यार दिया था। मान निधि जी को अपनी माँ की तरह मानता था और विक्रम जी ने भी सभी को एक फैमिली माना है। नियति कुछ सोचते हुए सबसे बोला, भाई बचपन से कितने अनसुलझे हुए हैं ना, जब हम सब साथ में मस्ती किया करते थे तब भी भाई उस छोटी सी फार्म हाउस में ही पता नहीं क्या करते रहते थे। मैं तो रोया भी करती थी भाई को अपने पास रोकने को, फिर भी भाई उसी फार्म हाउस में चले जाते थे। नियति की बात सुन सब कहीं खोसे जाते हैं। लक्ष्य अपना दिमाग लगाने लगता है और फिर कुछ सोचकर सबसे बोला, कहीं भाई ने वहां कोई खजाना तो नहीं छुपा रखा है ना, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा छुपाया करते थे। लक्ष्य की बात सुन सब घूर घूर कर लक्ष्य को देखने लगते हैं। सबको इस तरह से खुद को देखता पाकर लक्ष्य अपनी चमकती हुई सफेद बत्ती सी दिखाते हुए सबसे बोला, यार ऐसे मत देखो, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना। अगर उस फार्म हाउस में कुछ खास नहीं होता तो भाई वहां अपना इतना टाइम स्पेंड करना पसंद क्यों करते? लक्ष्य की इस बात को सुन सब किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। अक्ष जब भी लंदन जाया करता था, वो विक्रम जी के घर ना रुककर अपने डैड के छोटे से फार्म हाउस चला जाता था, जहां विवान जी का एक खास आदमी उसका देखभाल करता था। अक्ष उस वक्त लगभग 12-13 साल का था। निधि जी उसे बहुत समझाया करती थी, लेकिन अक्ष सुने तक ना, अक्ष के आगे सब हार मान जाते थे। नियति कुछ सोचकर बोली, वो फार्म हाउस बड़े पापा का है। उनमें उनकी यादें हैं और भाई बड़े पापा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए भाई के लिए वो बहुत खास है। नील भी नियति की हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, हाँ यही रीजन होगा, बॉस अंकल आंटी से बहुत प्यार करते थे और अक्सर स्कूल की छुट्टियों में वहां घूमने जाया करते थे। अब सब हाँ में सर हिला देते हैं। अक्ष के लिए वो फार्म हाउस बहुत खास था। अक्ष के मॉम डैड की डेथ के बाद अक्ष किसी से ज्यादा बात नहीं किया करता था, हमेशा शांत रहा करता था। सब उससे बात करने की कोशिश करते थे लेकिन अक्ष कोई जवाब ही नहीं देता था। पैलेस। अति सोफे पर बैठी अक्ष को घूर रही थी।
अक्ष ने अति से उसकी सारी चॉकलेट और स्वीट छीन ली थी जो लक्ष्य उसके लिए लेकर आया था, इसलिए अति अक्ष से नाराज थी। इस वक्त अक्ष के हाथ में एक बाउल था जिसमें सूप था और वो अति को सूप पिला रहा था। अक्ष जैसे ही स्पून अति के होठों के सामने करना है अति का मुंह ही बन जाता है। अति मुंह बनाकर बोली, इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, मुझे नहीं खाना ये। इतना बोल अति अपना मुंह फेर लेती है। अक्ष आंखें छोटी कर अति को घूरते हुए बोला, इसका टेस्ट सही है, तुम्हारे मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। फीवर में अक्सर ऐसा होता है, अब बहाने छोड़ो और जल्दी से खत्म करो। अति थोड़ी नाराजगी से बोली, सुबह भी यही खाया था, अब और नहीं खाना। अब अक्ष सर्द नजरों से अति को बुरी तरह घूरने लगा और थोड़ा तेज आवाज में बोला, चुपचाप खाओ वरना मैं अपने तरीके से खिलाऊंगा जैसे सुबह खिलाया था। अति आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगती है और जल्दी जल्दी से नामे सर हिला देती है। अति को फीवर की वजह से सुबह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो खाने से मना कर रही थी, तब अक्ष ने उसे अगल ही तरीके से खाना खिलाया था। अति जब भी माना करती अक्ष उसके होठों को हल्का सा बाइट कर लेता था। अति अक्ष की इस हरकत से हैरान थी। अक्ष ने अति को सुबह ऐसे ही मेडिसिन भी खिलाया था। ये सारी बातें याद आते ही अति जल्दी से अपना मुंह खोल देती है और अक्ष एक डेविल स्माइल करते हुए अति को सारा सूप लिया देता है। अति चुपचाप सारी मेडिसिन ले लेती है और फिर अक्ष अति के हाथ पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। अति दर्द से हल्की हल्की सिसक रही थी। अक्ष अपनी सर्द नजरों से अति के चोट लगी हाथ को फिर अति के चेहरे को घूरता है तो अति एकदम चुप हो जाती है। ऑइंटमेंट लगने के बाद अक्ष अति के फोरहेड पर किस कर बोला, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। अति एकटक अक्ष के चेहरे को निहारने लगी और कुछ सोचकर बोली, हम घर कब चल रहे हैं। अति को सबसे लगाव हो गया था। वो जल्दी से सबके पास जाना चाहती थी। अक्ष अति के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से बोला, ये हमारा ही घर है लिटिल गर्ल। अति ने जैसे ही सिली गर्ल सुना तो वो कहीं खोसी गई। वो इस शब्द को पहचानती थी। अब से नहीं, बहुत पहले से उसने ये लिटिल गर्ल पहले भी कई बार सुना था, लेकिन कब और कहा ये उसे कुछ याद नहीं आ रहा। उसे तो बचपन का कुछ याद ही नहीं था, बस कुछ धुंधली यादें थी जो कभी कभी उसे दिखाई देती थी। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो इस एहसास को बहुत पहले से जानती थी। वो इस बारे में सोचने लगी और जैसे ही अति इस बारे में सोचने लगी उसके सर में अचानक ही दर्द होने लगा। अति ने अपना सर पकड़ लिया और ये देखते ही अक्ष सर्द नजरों से अति को घूरते हुए जल्दी से एक मेडिसिन अति को देता है। अति चुपचाप खा लेती है और उसके खाते के 5 मिनट बाद ही वो गहरी नींद में चली जाती है। अक्ष अति के बालों को सहलाते हुए बोला, मेरी सारी यादें मैं वापस चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा वो डर मुझे तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अक्ष अति को कवर कर खुद उसको अपनी बाहों में भर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह का वक्त, सिंघानिया मैंशन। मीनाक्षी जी इस वक्त अधिक को घूर घूर कर देख रही थी। वही अधिक मुंह बनाए बैठा था और कबीर जी उन दोनों को देखकर नामे सर हिला देते हैं। मीनाक्षी जी मटर चिल्लाते हुए ही अधिक से बोली, बेटा तुम समझते क्यों नहीं हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अधिक मीनाक्षी जी के पास बैठ गया और खुद भी मटर छीलते हुए मीनाक्षी जी से बोला, मॉम अगर आपको खाना बनने के लिए कोई चाहिए तो इतने सारे सर्वेंट हैं ना, उन्हें इसलिए तो रखा है ताकि आपको कुछ ना करना पड़े, और अगर आपको दूसरों की बुराई करनी है तो उसके लिए डैड है ना, वो चुपचाप आपकी सारी बातें सुन लेंगे, और अगर आपको कोई प्यार करने के लिए चाहिए तो हमारी लिटिल है ना, आप उसे जी भरकर प्यार करो, और वैसे भी मेरी लिटिल बहुत बहुत प्यारी है। अब तो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, तो प्लीज अब शादी वाली बात कुछ सालों के लिए तो भूल ही जाए। अधिक की बात सुन मीनाक्षी और कबीर जी दोनों बेचारा सा मुंह बनाकर एक दूसरे को देखने लगे। मीनाक्षी जी अधिक को घूरते हुए बोले, कुछ और साल से क्या मतलब है तुम्हारा। अक्ष को देखो शादी कर कितना बदल गया है और कितना खुश रहने लगा है। अब मुझे मेरी बहू चाहिए तो चाहिए बस। मीनाक्षी जी जिद करने लगती है। अधिक एक गहरी सांस लेकर बोला, मॉम मेरी होने वाली बीवी बाजार की कोई भिंडी या गोभी नहीं है जो आप बोलेगी और मैं ले आऊंगा। मुझे कोई पसंद भी तो आनी चाहिए ना। मीनाक्षी जी कबीर जी को आंखों से इशारा करती है, जिसे अधिक पहले समझ चुका था, इसलिए वो जल्दी से उठकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा और आप इस टॉपिक पर बात करना बंद कर कीजिए, मैं पक चुका हूँ। इतना बोल अधिक जल्दी से वहां से निकल जाता है। वही मीनाक्षी जी का मुंह ही बन जाता है। कबीर जी मीनाक्षी जी को देखकर धीरे से बोले, हमें अधिक से इस बारे में कुछ दिनों तक बात नहीं करनी चाहिए। उसका जब शादी का मन होगा तब वो खुद आकर हमसे इस बारे में बात करेगा। मीनाक्षी जी कबीर जी को गुस्से से घूरते हुए बोली, आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। इतना बोल मीनाक्षी जी टेबल पर से मटर का बाउल उठाकर किचन में चली जाती है। बेचारे कबीर जी बस देखते ही रह जाते हैं। कबीर जी एक ठंडी आह भरकर बोले, आदमी चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन बीवी ऐसी चीज है कि उनके सामने उनकी भी नहीं चलती, तो मैं मेरी कहाँ से चलेगी। इतना बोल कबीर जी मुस्कुराकर किचन में चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ जय अब और भी गुस्से से भर गया था। जय इस वक्त अपने केबिन के चक्कर लगा रहा था। उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ था।
उसने राजस्थान वाली प्रोजेक्ट के पीछे काफी पैसे लगाए थे। उसने अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा काम करवाया था और उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए गए थे, लेकिन फिर भी इस बार की बाजी भी अक्ष ने ही मार ली थी। जय गुस्से से रवि को घूरते हुए बोला, पता करो उसकी कोई कमजोरी है क्या। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, चाहे वो इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। उसकी भी होगी, जरूरी होगी। बस एक बार उसकी कमजोरी मेरे हाथ लग गई तो मैं उसे अपनी उंगली पर नचाऊंगा। जय को पता नहीं क्यों पर अक्ष को बर्दाश्त करने का भूत सवार था। जय रवि को देखकर थोड़े गुस्से में बोला, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और काम पर लग जाओ। रवि जल्दी से हाँ में सर हिलाकर निकल जाता है। जय अब किसी अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था। बस एक मौका और जय अक्ष पर वार कर देगा, और इस बार वो अक्ष को संभालने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। बस एक बार अक्ष की कमजोरी उसके हाथ लग जाए। ASR इंडस्ट्री। अक्ष इस वक्त ग्लास वॉल पर हाथ टिकाकर बाहर का नजारा देख रहा था। अक्ष के केबिन से बहुत अच्छा नजारा देखा जा सकता था क्योंकि वो टॉप फ्लोर पर थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। देखो, आप लोग मेरे साथ बहुत अन्याय करते हो क्योंकि आप लोग मेरी मेहनत पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, जबकि मैं डेली चैप्टर देती हूँ। मतलब हद है। कहानी अभी बाकी है, अगला चैप्टर देखना ना भूलन। चैप्टर 77। अगर भाई ने हम दोनों को इस कपड़े में देख लिया तो हम तो गए काम से। अक्ष अपने फोन में कुछ देखकर मुस्कुरा दिया और एकटक फोन को घूरने लगा। मान जो उसके पीछे ही खड़ा था वो धीरे से बोला, बॉस मिस्टर मल्होत्रा वाली डील के साथ क्या करना है। अक्ष मुड़ा और अपने केबिन के अंदर आ गया। मान भी उसके पीछे ही अंदर आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अक्ष आराम से अपनी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप में कुछ देखने लगा और मान से बोला, तुमने फाइल्स चेक कर ली। मान जल्दी से बोला, ये इस बॉस, मैंने सब चेक कर लिया है और सब ठीक है। इतना बोल मान चुप हो जाता है। अक्ष अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाए हुए ही उससे बोला, उनसे कहो कि अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो हमारी सारी बातें उन्हें माननी पड़ेगी, वरना इस कंपनी के साथ काम करने का अपना ड्रीम भूल जाए। मान सिर्फ हाँ में सर हिलाकर चुपचाप अपने केबिन की तरह चला जाता है। पहले इसमें इस वक्त लक्ष्य, नील और अधिक तीनों ही अति के साथ बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। चारों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। इना चारों की नजर उतार रही थी। इना नम आंखों से मन ही मन अक्ष के मॉम डैड को याद बोली, काश आप दोनों हमारे बीच होते तो आज बहुत खुश होते। आपको पता है, अपनी बहू ने तो सबको बच्चा बना दिया है। उसकी वजह से आज पूरा घर खुशियों से भर गया है। जो घर सालों से बस पत्थर का दीवार था, आज वो सही मायने में एक घर बना है। इना अति को देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए सबसे बोली, आप लोग कुछ खाएंगे? उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य जल्दी से बोली, हाँ आंटी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है, आप कुछ अच्छा सा बना दो ना। इना हाँ में सर हिलाकर किचन की तरह चली जाती है और उसके किचन में जाते ही अति लक्ष्य को कुछ इशारा कर बड़े प्यार से बोली, भाई। अति की वो प्यारी सी आवाज सुन लक्ष्य मुस्कुरा दिया देता है और वही नील और अधिक नाम में सर हिला देते हैं। लक्ष्य अपने कोट के जेब से एक आइसक्रीम का छोटा सा डिब्बा निकलकर अति के हाथ में दे देता है। अब अति के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर छोटे से डिब्बे को देखकर उसका मुंह ही बन जाता है। अति उस छोटे से आइसक्रीम को देखते हुए लक्ष्य से बोली, भाई ये तो इतनी छोटी सी है। अधिक अति को घूर कर बोला, लिटिल, तुम्हें पता है अगर तुम्हारे डेविल पति को पता चल गया कि तुम उससे छुपकर ऐसी हरकत रही हो तो क्या होगा। अक्ष ने अति से उसके सारे चॉकलेट ले लिया था और अब अति का आइसक्रीम और भी ना जाने क्या क्या खाने का मन था। अक्ष ने इना को अभी कुछ दिनों तक अति को सिर्फ हेल्दी फूड देने को कहा था, जो अति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अति अपना दिमाग लगती है और लक्ष्य को फोन कर उसे आइसक्रीम लाने को कहती है। लक्ष्य साफ मना करता है तो अति नाराज हो जाती, फिर क्या था, लक्ष्य को ना चाहते हुए भी लाना ही पड़ा। अति जल्दी से उसे खोलती है और पहली बाइट लेते ही बोल पड़ी, भाई ये तो ठंडी भी नहीं है, मुझे ना ठंडी ठंडी वाली खानी थी। अति की वो बच्चों वाली बातें सुन लक्ष्य मुस्कुरा देता है। उसने जानबूझकर ये किया था ताकि अति की इच्छा भी पूरी हो जाए और उसकी हेल्थ पर भी कोई असर ना पड़े। लक्ष्य बहाना बनाते हुए अति से बोला, भाभी इतनी दूर से लाते लाते इसकी ये हालत हो गई, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अति अपने होठों का पाउट बनाकर सिर्फ हाँ में सर हिला देती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। अति को इतना हड़बड़ाता देख अधिक अति को डांट कर बोला, लिटिल ये क्या हरकत है, आराम से खाओ, कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। अति एक नज़र अधिक को देखने के बाद अपने हाथ में पड़की चॉकलेट आइसक्रीम को देखने लगी और बोली, भाई आपको नहीं पता डेविल कितने बुरे हैं। उन्होंने आंटी से कहा है वो मुझे कुछ भी अच्छा खाने को ना दे। अगर आंटी ने ये देख लिया तो मुझसे ये ले लेगी और डेविल को भी बता देगी, फिर वो मुझे बहुत डांटेंगे। सब अति को देखने लगते हैं। सब ने उसे समझाया था कि वो अति के लिए बिल्कुल भी आइसक्रीम लेकर नहीं आएंगे। उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन अति के जिद के आगे तीनों को ही घुटने टेकने पड़े। अब अक्ष से डर तो तीनों को भी था, अगर आइसक्रीम की वजह से अति की तबीयत में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर वो तीनों तो गए काम से। अति जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगती है।
उसे डर था अगर एना से उसे आइसक्रीम खाते देख लिया तो पक्का वो उसकी आइसक्रीम ले लेगी। अति पूरा आइसक्रीम खत्म कर बोली, वाह बहुत टेस्टी था, अगर ठंडी ठंडी होती तो और मजा आता। भाई अगली बार ज्यादा लेकर आना। इतना बोल अति लक्ष्य को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। अति आइसक्रीम का खाली डब्बा को देखने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आंटी से कैसे छुपाऊं। लक्ष्य अति के हाथ से वो डब्बा लेकर बोला, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा वरना अगर अगर भाई ने पकड़ लिया तो हम तो गए। अधिक भी हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, अगली बार से तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी और अगर आइसक्रीम की वजह से तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हुई तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, बहुत नाराज हो जाऊंगा। अधिक की बात सुन अति जल्दी से अधिक को साइड हक कर बोली, भाई मुझे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा तो खाया है। अधिक प्यार से अति के सर को सहलाने लगता है। तभी एना आती है और सबको देखकर बोली, खाना बन गया है, चलिए खा लीजिए। लक्ष्य मान करते हुए बोला, नहीं आंटी मुझे ना कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, आप ना भाभी को लिखा दो। इतना बोल लक्ष्य उठकर अति को बाय करता है और उसके साथ ही अधिक और नील भी उठ जाते हैं। एना हैरानी से उन्हें जाते हुए देखने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही अति एना को देख मन ही मन मुस्कुराने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। लक्ष्य और नील दोनों ही एएसआर इंडस्ट्री चले जाते हैं। नील और लक्ष्य दोनों मैक्स को अति की आज की हरकत के बारे में बताने लगते हैं। मैक्स जो पहले से ही अक्ष की पनिशमेंट की वजह से चिढ़ा हुआ था वो अब और ज्यादा चिढ़ जाता है। मैक्स अपनी चेयर से उठकर बाहर चला जाता है, जिसे देख दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ नियति मान को जबरदस्ती अपने साथ कैफे लेकर आ गई थी। मान चुपचाप बैठा था। मान बोलता भी क्या, वो जो बोलता नियति उसे किसी ना किसी तरह घुमा फिरा कर अपने प्यार की पटरी पर ले ही आती थी। नियति कब से मान ही निहारे जा रही थी, जिससे मान बहुत परेशान हो गया था। नियति मान का चिढ़ा हुआ चेहरा देख मुस्कुरा कर बोली, यार तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो? मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहती हूँ और एक तुम हो कि मेरे प्यार को समझते ही नहीं हो। नियति मान के हाथ पर जैसे ही अपना हाथ रखने को हुई मान ने एक झटके से अपना हाथ टेबल पर से हटा दिया। नियति घूरकर मान को देखने लगी और मुस्कुरा दी। मान धीरे से बोला, मैं आपसे प्यार नहीं करता, आप समझती क्यों नहीं है? आप फालतू में मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही है। नियति जो मुस्कुरा रही थी अचानक ही उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो उठी और मान के चेहरे के बेहद करीब जाकर बोली, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मुझसे प्यार करने को तुम ले सकते हो। मैं लाइफ टाइम तुम्हारे प्यार का वेट करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे छोड़कर अगर किसी और के बारे में सोचा भी तो मैं उस सोच में भी घुसकर उसे मार डालूंगी, समझे तुम? इतना बोल नियति वहां से अपना पर्स उठाकर निकल जाती है। नियति के वहां से जाने के बाद मान किसी गहरी सोच में डूब जाता है। वही लीजा जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ मस्ती करने आई थी, वो जैसे ही मान को देखती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लीजा अपने दोस्तों को बाय बोलकर जल्दी से आकर मान के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जहां कुछ वक्त पहले नियति बैठी थी। मान लीजा को घूरते हुए गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीजा मुस्कुरा कर बोली, यार तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कितनी बार कहा है मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। मान कुछ नहीं बोलता है। उसके दिमाग में सिर्फ नियति की कही बातें घूम रही थी। लीजा मान को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उससे बोली, बस एक मौका देकर देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। लीजा बोल ही रही थी कि तभी वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि अचानक ही किसी ने उसके ऊपर जूस गिरा दी थी या यूं कहो कि फेंक दी थी। लीजा उठी और गुस्से से सामने देखने लगी। सामने नियति अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लेकर खड़ी थी। लीजा नियति को देखकर गुस्से से जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पर जूस गिरने की? नियति मुस्कुराई और बेफिक्री से बोली, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैंने जूस तुम्हारे ऊपर गिराई नहीं है बल्कि जानबूझकर फेंकी है। अब तो लीजा गुस्से से लाल हो गई थी। लीजा कुछ कह पाती उससे पहले ही मान दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है। नियति मान को हटाते हुए गुस्से में बोली, तुम हटो सामने से, इससे तो मैं आज अच्छे से सबक सिखाती हूँ। मैंने इससे कहा था तुम मेरे हो, फिर भी ये तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मान नियति को शांत कर लीजा से बोला, बाद में आराम से झगड़ लेना, पहले जाओ जा वॉश कर लो वरना प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। लीजा एक बार खुद को देखती है जिसका पूरा कपड़ा खराब हो चुका था। लीजा एक नज़र गुस्से नियति को देखती है और फिर गुस्से से पैर पटक कर वहां से सीधा वॉशरूम चली जाती है। लीजा के जाने के बाद मान एक गहरी सांस लेता है और तभी उसे किसी की गहरी नज़रें खुद पर महसूस होती है। मान धीरे से नियति की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रही थी। नियति मान का कॉलर पकड़कर बोली, तुम मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझते हो? आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम बताओ, मैं वो सब करूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है, पर प्लीज मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। उद्धरण चिन्ह।
इतना बोल नियति मान के कॉलर को कस के पकड़कर जोर से खींचती है, जिससे मान थोड़ा झुक जाता है और नियति धीरे से उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख हल्का सा किस कर जल्दी से वहां से निकला जाती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसे अपना प्यार हारता हुआ नजर आ रहा था, जो उसे बहुत हर्ट कर रहा था। मान जाती हुई नियति को देखने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव थे। मान का हाथ अपने आप ही अपने माथे पर चला जाता है जहां अभी अभी नियति के होठों ने उसे छुआ था। मान एक गहरी सांस लेकर उदासी भरी आवाज में बोला, मैं जानता हूं आपका प्यार सच्चा है, लेकिन आपने जिससे प्यार किया है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। इतना बोल मान किसी गहरी सोच में डूब जाता है। पैलेस। अति अपने कमरे में सोफे पर आराम से सोई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो अक्ष वेट करते करते सो गई है। रात के 9 बज रहे थे लेकिन अक्ष अभी तक नहीं आया था। वो मान के साथ एक मीटिंग के लिए गया हुआ था। वही कोई था जो गार्ड से बचकर छुपते हुए पैलेस की दीवार से चढ़कर पैलेस के अंदर आ जाता है। उसने अपने फेस को कवर कर रखा था और धीरे से पैलेस के अंदर अपने कदम बढ़ा रहा था। इस वक्त पूरा पैलेस में शांति छाई हुई थी और वो आदमी लगातार अपने कदम बढ़ाने लगा था। वो बालकनी से होते हुए सीधा अक्ष के कमरे में आ जाता है। वो आदमी जैसे ही अंदर आता है, उसकी नज़र सीधा सोफे पर बेफिक्री से घोड़े बेचकर सो रही थी अति पर जाती है। वो आदमी जैसे ही अति को देखता है उसकी आंखें चमक उठती है। 78 तुम मुझे पूरी की पूरी चाहिए। वो आदमी जैसे ही सुकून से सोई हुई अति को देखता है उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो धीरे कदमों से अति के पास आकर आराम से सोफे पर बैठ जाता है। बालकनी खुली हुई थी और चांद की रोशनी में अति का मासूम सा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अति को ठंड लग रही थी इसलिए वो सिकुड़कर सो रही थी, जिसे देख वो आदमी हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो आदमी एकटक अति के चेहरे को निहारते हुए बोला, सोते वक्त तो और भी मासूम लगती है। इतना बोल वो जैसे ही अति को टच करने को हुआ कि तभी नींद में ही अति को किसी का एहसास महसूस होता है और अचानक ही उसकी नींद भरी आंखें खुल जाती है। अति जैसे ही अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने किसी आदमी को देखती है तो डर जाती है और जोर से चीखती है, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी अति के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो आदमी जल्दी से अति के मुंह पर हाथ रखकर बोला, मैम ऐसे चिल्लाए मत वरना मेरी मौत पक्की हो जाएगी। अति जैसे ही इस आवाज को सुनती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से उस आदमी को देखने लगी जिसका फेस कवर था और अचानक ही अति की आंखों में खुशी से एक चमक आ जाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये आदमी कौन है। वो आदमी धीरे से अति के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। अति उस आदमी को देखते हुए बोली, भाई आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कितनी डर गई थी। इतना बोल अति एक चैन की सांस लेती है। वो आदमी अपने फेस से स्कार्फ हटा देता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है और फिर मुंह बनाकर अति से बोला, मैं यहाँ ऐसे चोरों की तरह छुप कर आया क्योंकि मेरे खड़ूस बॉस मुझे आपसे मिलने नहीं देते। सब आपसे मिलने आते हैं और मुझे जानबूझकर सुनते हैं, इसलिए मैं भी आपको देखने आ गया। मैक्स की बात सुन अति हैरानी से उसके पास बैठकर बोली, क्यों भाई? डेविल आपको मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैक्स नाराजगी के साथ बोला, क्योंकि मैं आपको उस मोना नाम की चुड़ैल से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इसलिए बॉस मुझसे गुस्सा हो गए, तो ये मेरी पनिशमेंट है कि मैं आपसे 1 मंथ ना मिलूं। अति जैसे ही मैक्स की बात सुनती है तो उसका मुंह ही बन जाता है। उसे अक्ष पर गुस्सा आने लगता है। अति अक्ष को कोसते हुए मैक्स से बोली, भाई उसमें आपकी क्या लगती है? डेविल भी ना पता नहीं क्यों ऐसा काम करते हैं। आ जाने दो, मैं उन्हें अच्छे से बताऊंगी। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ना उनसे बात नहीं करूंगी, गुस्सा हो जाऊंगी। मैक्स अति की बातों को सुन हंस देता है। वही अति मैक्स को हंसता देखकर थोड़ा गुस्से से बोली, भाई मैं सीरियस हूं और आप हंस रहे हो, ये कितनी गलत बात है। मैक्स अपनी हंसी रोककर बोला, मैम अगर बॉस ने एक नज़र आपको देखा भी तो अपनी सारी बोलती बंद हो जाएगी। ये मैं अच्छे से जानता हूं। अति मुंह फूला देती है, लेकिन जो भी बोली मैक्स की बात बिल्कुल सच थी। अक्ष के एक नज़र देखने भर से अति की सारी बोलती बंद हो जाती थी। मैक्स अति के फूले गाल देखकर उसे प्यार से मनाते हुए बोला, अच्छा सॉरी बाबा, अब ये बताइए कि क्या आपको मेरी याद नहीं आई? अति धीरे से मैक्स की तरफ देखती है। बेसिक अति को मैक्स की बहुत याद आई थी क्योंकि उनके सब भाई उससे मिलने आए थे सिर्फ मैक्स को छोड़कर, फिर भी वो ना में सर हिला देती है। मैक्स अति की नाक पिंचकर बोला, आप कितनी इनोसेंट हो, आपको तो झूठ बोलना नहीं आता है। अति घूरकर मैक्स को देखती है और तभी मैक्स को मान का मैसेज आता है कि वो पैलेस पहुंचने ही वाले हैं। सबको मैक्स पर बहुत तरस आ रहा था इसलिए सबने मिलकर ये प्लान बनाया था। सबको पता था आज रात को अक्ष की मीटिंग है और उसके साथ मान भी जाने वाला है। मैक्स को ये एक अच्छा मौका मिला था अति से मिलने का जिसे वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। मैक्स जैसे ही मैसेज पढ़ता है वो एकदम हड़बड़ाकर अति से बोला, मैम बॉस आने वाले हैं, अब मैं चलता हूं वरना अगर बॉस ने पकड़ लिया तो पता नहीं और कितने दिनों तक आपसे मिलने नहीं देंगे। अति जल्दी से मैक्स को गले लगा लेती है। उनसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसे इतने प्यार करने वाले भाई मिलेंगे।
मैक्स अति के बालों को सहलाते हुए बोला, मैं फिर कभी आऊंगा लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ओके। अति हाँ में सर हिलाकर मैक्स से दूर होती है तो मैक्स बालकनी से नीचे चला जाता है। अति मैक्स को जाता हुआ देख रही थी। मैक्स जैसे ही जाता है, अति जल्दी से बेड पर आकर लेट जाती है और खुद को पूरा ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अक्ष अंदर आता है। उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर जाती है और वो सीधा फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद अक्ष फ्रेश होकर बाहर आता है और चेंज कर अपने कदम अति की तरफ बढ़ा देता है। अति जो बार बार अपनी आंखें बंद कर सोने की पूरी कोशिश कर रही थी, वो अक्ष की कदमों की आहट पाकर कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्ष अति के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और अति की कमर पकड़कर अपनी तरफ पलट देता है। अति कस के अपनी आंखें बंद कर भगवान से यही दुआ कर रही थी कि वो पकड़ी ना जाए, तभी उसे अक्ष की आवाज़ सुनाई देती है। अब अपनी एक्टिंग बंद करो वाइफी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम जाग रही हो। अब अति को ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोलनी ही पड़ी। वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर बोली, आपको कैसे पता मैं सोई नहीं हूं? अक्ष अति के ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम सोते वक्त बेहद क्यूट लगती हो। अति नाराजगी से बोली, तो क्या अब मैं क्यूट नहीं लग रही? अति का सवाल सुन अक्ष अति की कमर को पकड़कर खुद के चेहरे के बेहद करीब कर बोला, क्यूट तो तुम अभी भी बहुत लग रही हो और इसलिए मुझे ना बिल्कुल भी सोने का मन नहीं कर रहा है। अति अक्ष की आंखों में देखते हुए नासमझी से बोली, क्यों? अक्ष अति के फोरहेड पर किस कर बोला, अभी बताता हूं। इतना बोल अक्ष अति के होठों पर अपने होठ रख देता है और किस करने लगता है। अति भी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद अति की आंखें अपने आप ही खुल गई और वो हैरानी से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगती। अति अपने छोटे छोटे हाथों को अक्ष के सीने पर रखकर उसे खुद के होठों से दूर करने लगती है, क्योंकि अक्ष को किस करते हुए काफी टाइम हो गया था और अब अति को सांसें नहीं आ रही थी। वही अक्ष कहीं खोसा गया था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अति को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। अति की सांसें जब उखड़ने लगती है तो अक्ष ना चाहते हुए भी उसके होठों को छोड़ देता है और अति के चेहरे को देखता है, जो सांस ना ले पाने की वजह से पूरी लाल हो गई थी। अति जोर जोर से और गहरी गहरी सांस ले रही थी। अक्ष अति की नाक पर किस कर उससे बोला, तुम इतनी जल्दी क्यों थक जाती हो? अभी तो मैंने बस एक किस ही की थी और देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। मेरा तो मन भी नहीं भरा था। अति आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगी। अक्ष मुस्कुरा दिया और अति के कमर को पकड़कर बोला, एक किस मेरे लिए बहुत कम है, एक किस से मुझे कब तक काम चलना पड़ेगा? ये तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। अति अक्ष को आंखें छोटी कर घूरने लगी और अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अक्ष अति की नाक पर किस कर धीरे से बोला, बहुत कुछ वाइफी, तुम मुझे पूरी की पूरी चाहिए। अति बस अक्ष की आंखों में देखते ही रह गई। अक्ष झुका है और अति का शर्ट ऊपर कर उसके कमर को देखने लगता है। अक्ष की इस हरकत से अति की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। वो हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अक्ष अति की कमर को कस के पकड़ लेता है, जिससे अति एकदम से सिहर जाती है। अब उसे डर लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से अक्ष का चेहरा ऊपर करती है। अक्ष अति की गर्दन में अपना सर घुसाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन कब तक अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अक्ष खुद को कंट्रोल करने के लिए अति के गर्दन को बाइट कर लेता है और ऐसा होते ही अति जोर से चीख कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अक्ष अपना चेहरा उठाकर अति को देखता है और फिर से अति के गर्दन पर बाइट कर लेता है, लेकिन बहुत ही धीरे से। फिर भी अति को दर्द हो रहा था, जिससे अति हल्का सिसक रही थी। थोड़ी देर बाद अक्ष अपना चेहरा अति के गर्दन से निकलकर अति को देखता है, जो हल्का हल्का सिसक रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। अति ने कस के अक्ष का कंधा पकड़ रखा था। अक्ष धीरे से नीचे आता है और अति का शर्ट ऊपर करता है। अब अक्ष के सामने अति की खुली हुई कमर थी। अक्ष एक गहरी सांस लेकर अति से बोला, अब खुद को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना? इतना बोल अक्ष अति की कमर पर किस करने लगा है, लेकिन धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस से बाइट करने लगा था, जिससे अति सिसकते हुए कसमसाने है। अक्ष अति को कसमसाता देख थोड़ा तेज आवाज में बोला, डोंट मूव एंड लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। इतना बोल अक्ष अति को देखता है तो अति एकदम से बर्फ की तरह जम जाती है। अब उसने हिलने की गलती नहीं की, लेकिन उसका दिल जैसे हजारों की स्पीड में भाग रहा था। थोड़ी देर बाद अक्ष अति के कमर को देखता है, जो पूरी लाल हो चुकी थी और अक्ष के बाइट के निशाना भी दिखाई दे रहे थे। अक्ष प्यार से वहां पर किस कर लेता है और अति को देखता है, जो अपनी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। अक्ष अति को पूरी तरह खुद में भर लेता है। अति धीरे से अपनी आंखें खोल अक्ष को देखती है तो अक्ष अति की दोनों आंखों को बारी बारी से अपने होठों से छूकर बोला, सो जाओ। इतना बोल अक्ष अच्छे से अति को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अति भी अक्ष के सीने से लगकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अति को नहीं पता कि अक्ष कौन है, फिर भी उसे अक्ष की करीबी से बेहद सुकून मिलता था।
सुबह का वक्त। अति सोते हुए ही बेड पर इधर उधर अपने हाथ फेरने लगती है। अति अक्ष को अपने पास ना पाकर धीरे से अपनी नीली आंखें खोलती है और चारों तरफ देखती है। अक्ष उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। 79 मुझे ना दाल में कुछ काला लगता है। अति सोते हुए ही बेड पर इधर उधर अपने हाथ फेरने लगती है। अति अक्ष को अपने पास ना पाकर धीरे से अपनी नीली आंखें खोलती है और चारों तरफ देखती है। अक्ष उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है और वो शर्म से लाल हो जाती है। अति अपने गर्दन पर हाथ रखकर बोली, उनकी करीबी मुझे कितना सुकून देती है। अति बोल ही रही थी कि तभी उसे दरवाजा खुलने का आवाज आता है। उसकी नज़र उस तरफ चली जाती है। अक्ष वॉशरूम से बाहर आता है। उसने अभी अभी बात लिया था। बहुत बात लेकर बाहर आता है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक ग्लो था। उसने अपनी कमर पर एक टॉवल लपेट रखा था और एक हाथ से अपने गीले बाल को टॉवल से सूख रहा था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। अति की नजरें तो अक्ष से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अति खुद में ही बड़बड़ाई, वाओ मेरे डेविल कितने हॉट है। अति की नजरें अक्ष के हॉट एब्स पर टिकी हुई थी जो बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे और उनमें कुछ पानी की बूंदें भी ठहरी हुई थी जो अक्ष के गीले बालों से टपक रही थी। अक्ष जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। अक्ष मिरर के सामने रखी हेयर ड्रायर उठा लेता है। वो जैसे ही अपने गीले बाल सुखाने को हुआ कि उसकी नज़र मिरर पर दिख रही अति पर जाती है। अति अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को निहार रही थी। अक्ष की नजरें जैसे ही अति पर जाती है, अक्ष के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। अक्ष मुड़कर अति की देखने लगा और एक तिरछी स्माइल के साथ उससे बोला, मैं तुम्हारा ही हूँ वाइफी। उतनी दूर से क्यों देख रही हो, मेरे करीब आओ। अक्ष की बात सुन अति एकदम से हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अति के शर्म से लाल गाल देख अक्ष अपने कदम अति की तरफ बढ़ा देता है। अक्ष को अपनी तरफ आता देख अति जल्दी से हड़बड़ाकर बोली, मुझे ना वॉशरूम जाना है। इतना बोल वो जैसे ही वहां से भागने को हुई कि अक्ष एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अति अक्ष के सीने से टकरा गई और अपना सर सहलाते हुए बोली, आह लग गई। अक्ष अति को देखने लगा तो अति थोड़ी नाराजगी से बोली, क्या खाते हैं आप? आपको पता है, अप की बॉडी बिल्कुल किसी पत्थर की तरह है। इतना बोल अति जल्दी से अक्ष के साइड से जाने लगी, लेकिन अक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अति घूरकर अक्ष को देखने लगी और बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, हटिए मेरे रास्ते से। अक्ष एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला, चलो साथ में बात लेते हैं। अति की नजरें शर्म से झुक जाती है। उसका पूरा चेहरा एकदम से पक्की हुई लाल टमाटर की तरह लाल हो गया। अक्ष अति की कमर पकड़कर बोला, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? अति जल्दी जल्दी ना में सर हिला देती है और अपनी नजरें हल्का सा उठाकर अक्ष को देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज जाने दीजिए ना। अक्ष अति की आंखों में देखने लगा और झुककर अति के फेरहेड पर किस कर बोला, जाओ। अब क्या था, अति 100 की स्पीड में भागकर वॉशरूम में घुस गई। अति की इस हरकत से अक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वो अपना सर झटक कर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, माई लिटिल इनोसेंट वाइफी। अक्ष अपने फोन में मेल चेक करते हुए अपने कमरे से बाहर चला जाता है। अति जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, डेविल के करीब आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरा दिल जोरों से धक धक क्यों करने लगता है। अति को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपना सर झटक कर शावर लेने चली जाती है। अक्ष बिना ब्रेकफास्ट किए ही पहले से बाहर निकलकर अपनी कार निकलता है और खुद ड्राइव करते हुए ऑफिस चला जाता है। अति शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है और क्लोजेट रूम में जाकर रेडी हो जाती है। अक्ष ने अति लिए के पहले ही कपड़े मंगा दिए थे। अति मिरर के सामने खड़ी होकर जल्दी से रेडी हो जाती है और नीचे जाती है। एना ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका ही वेट कर रही थी। अति चारों तरफ अपनी नजरें घूमती है लेकिन अक्ष उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। अति को देखते ही एना समझ जाती है, अति अक्ष को ढूंढ रही है। एना अति को चेयर पर बैठाकर उससे बोली, मैडम अक्ष बाबा ऑफिस चले गए हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपको अभी आपकी मेडिसिन भी तो लेनी है। अति सिर्फ हाँ में सर हिला देती है और अपना ब्रेकफास्ट कर अपनी मेडिसिन लेती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। अति बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसके दिमाग में अपने बचपन को लेकर कई सारे सवाल चल रहे थे जो उसे अंदर से बहुत परेशान कर रहे थे। अति परेशानी से अपना सर पकड़कर खुद से बोली, आखिर क्यों मुझे अपना बचपन याद नहीं है और क्यों मुझे वो धुंधली यादें इतना डरा देती है। क्या उसका मेरी लाइफ से कोई कनेक्शन है या फिर वो सिर्फ मेरा एक बैड ड्रीम है। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों होता है। अति बहुत परेशान हो जाती है। अब उसका सर फिर से भारी लगने लगा था। अति को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे अक्ष की करीबी अच्छा लगता है, क्यों उसका टच उसे जानी पहचानी लगती है। उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, फिर अब क्यों उसे किसी का खुद के करीब आना ऐसा सुकून महसूस नहीं देता था जो सुकून उसे अक्ष के साथ मिलता था। आखिर क्यों अति को वो धुंधली यादें दिखाई देती थी।
अति के पास सवाल तो हजार थे लेकिन उसके पास एक का भी जवाब नहीं था, जिससे अति को खुद से ही चिढ़ सी गई थी। अति परेशान होकर खुद से ही बोली, क्या करूं? कैसे पता करूं मुझे ये सब क्यों दिखाई देता है? अगर डैड से पूछूंगी तो वो फिर से परेशान हो जाएंगे। अब अति को कुछ समझ नहीं आ रही था, इसलिए वो अपना फोन उठाकर स्वरा को कॉल कर देती है। स्वरा जो अभी अभी कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर बैठी थी, वो जैसे ही अति का कॉल देखती है तो जल्दी से फोन उठा लेती है। स्वरा कॉल उठाकर बिना अति को बोलने का मौका दिए जल्दी से बोली, कैसी है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? अति स्वरा को शांत कर बोला, अरे शांत हो जा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। स्वरा एक चैन की सांस लेकर बोली, अच्छा अब ये बता कॉल क्यों किया है? अब क्या किया तेरे डेविल ने? इतना बोल स्वरा मुस्कुरा देती है। अति थोड़ी देर चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं, क्योंकि उसे खुद के सवाल भी अच्छे से नहीं पता था। स्वरा को जब अति की कोई आवाज नहीं आती तो स्वरा जल्दी से बोली, तू ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू किसी बात को लेकर परेशान है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता, मैं हूं ना। अति धीरे से बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे सब बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे बार बार कोई धुंधली चीजें दिखाई देती है और जब भी वो मुझे दिखाई देती है, मेरे सर में तेज दर्द होता है। पहले अति को ये सारी चीजें बहुत कम दिखाई देती थी, लेकिन अब वो अक्ष के साथ रहती है। अक्ष की करीबी को महसूस कर सकती है, जिसकी वजह से अति उन पलों को याद करने लगी थी, जिस याद को निरंजन जी कभी उसकी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते थे। अति कहीं खोई हुई सी बोली, मुझे उसकी करीबी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं उन्हें जानती तो मुझे पता होता ना। स्वरा भी इस बारे में सोचने लगी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अति को बार बार ऐसा फील होता है। अगर अति उसे फील करती है मतलब कुछ तो बात होगी ना, लेकिन क्या? स्वरा इस बारे में सोचने लगती है। उसे भी अक्ष थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन सबसे मिलने और उनका अति के लिए केयर देखो अक्ष को इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब अति की बात सुन वो सोचने पर मजबूर हो गई। स्वरा अति को समझाते हुए बोली, देख अक्ष, तुझे अच्छे लगते हैं इसलिए तुझे उनकी करीबी अच्छी लगती है। हर किसी को ऐसा होता है। जब हमें कोई पसंद आ जाता है या किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसे उसकी करीबी अच्छी लगती है। इसलिए अब तू इस बारे में ज्यादा मत सोच, तुझ प्रॉब्लम होती है ना। स्वरा अति को शांत कराती है। स्वरा इतना तो अच्छे से समझ गई थी कि जरूरत इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है, लेकिन वो अति को इस बारे में नहीं बता सकती थी। अति एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ तू सही लोग रही है डेविल, मुझे अच्छे लगते हैं। शायद इसलिए ही मुझे उनकी करीबी जानी पहचानी लगती है। मैं ही इस बारे में ज्यादा सोच रही हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद अति कॉल कट कर देती है। अब उसे थोड़ी राहत मिली थी। अति को जो धुंधली यादें दिखाई देती थी, अति उसे एक बुरा सपना समझती थी। वो नहीं जानती थी कि ये उसके बचपन की हकीकत है, वो हकीकत जिसे निरंजन जी हमेशा से छुपाते आए हैं। अति अब राहत की सांस लेकर बेड पर बैठ जाती है और अक्ष के बारे में सोचने लगती है। मैक्स आज काफी खुश लग रहा था, आखिर लगता भी क्यों नहीं उसने बड़ी मुश्किल से अक्ष से छुपकर अति से मिल जो किया था। नील किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए लक्ष्य को कोई परेशान करने को नहीं मिल रहा था। लक्ष्य ने जबरदस्ती मैक्स अपने साथ बैठा कर रखा था और अपनी नॉन स्टॉप बात सुना रहा था। मैक्स के आज कान में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो खुश था। लक्ष्य कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ना भाभी के कहीं बाहर घूमने जाना है और बहुत सारी मस्ती करनी है, लेकिन भाई इतने चिपकू है कि वो भाभी को मेरे साथ कहीं जाने ही नहीं देंगे। लक्ष्य की बात सुन मैक्स को हंसी आ जाती है। आज का पूरा दिन मैक्स कुछ सोच रहा था और बार बार मुस्कुरा रहा था। वो अति की क्यूट क्यूट हरकतों के बारे में सोच रहा था, जिससे उसके होठों पर अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ जा रही थी। वही लक्ष्य मैक्स की इस हरकत से उसे घूरते हुए बोला, आज तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कब से देखो हूं तुम बेवजह का मुस्कुराए जा रहे हो। कहीं तुझे किसी चीज का कोई सदमा तो नहीं लग गया ना? इतना बोल लक्ष्य ध्यान से मैक्स को देखने लगता है। मैक्स लक्ष्य को देखकर बोला, यार अपना ये फालतू का दिमाग लगाना बंद करो। मैं बस ऐसे ही कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा था। अब क्या मैं अपनी मर्जी से मुस्कुरा भी नहीं सकता? मतलब हद है यार, आप ना चुप ही रहो। इतना बोल मैक्स लक्ष्य से अपनी नजरें फेर लेता है। लक्ष्य मैक्स को देखते हुए कुछ सोचकर बोला, मुझे ना दाल में कुछ काला लगता है। कहीं इसके पीछे किसी लड़की का हाथ तो नहीं है ना? देख सच सच बताना। इतना बोल लक्ष्य मैक्स को आस भरी नजरों से देखने लगता है। उसे आज मैक्स कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था, जो उससे हजम नहीं हो रहा था। अब उसे कौन बताए ये किसी लड़की के प्यार में पड़ने की वजह से नहीं था, बल्कि वो तो इसलिए खुश था कि वो अति से मिल पाया था। मैक्स अपनी चेयर से उठकर बोला, आप ना मुझे पक्का कर ही छोड़ेंगे? आप कितना पाकाते हैं, आपकी बातें सुनने से अच्छा मैं अकेले रहना पसंद करूंगा, इसलिए मैं तो चला। इतना बोल मैक्स जल्दी से वहां से निकल जाता है।
लक्ष्य मैक्स को जाते हुए घूरने लगता है और वो भी भागते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, यार तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, रुको मैं अभी आता हूँ। इतना बोल वो भी मैक्स के पीछे पीछे अपनी कार तक आ जाता है। मैक्स लक्ष्य को देखकर ना में सर हिला देता है और दोनों ही रॉयल विला के लिए निकल जाते हैं। रात का वक्त, रॉयल विला में सब नीचे डिनर के लिए बैठे थे और नियति का वेट कर रहे थे, लेकिन नियति है कि दिखाई ही नहीं दे रही थी। आज अधिक भी यही था। अधिक सबको देखकर बोला, ये न्यू अभी तक नीचे क्यों नहीं आ रही है। मान जो कल से ही नियति के बातों के बारे में सोच रहा था, अब नियति को ना देखकर उसका दिल एकदम से घबरा गया। नील एक सर्वेंट को देखकर बोला, जरा देखो तो न्यू क्यों नहीं आ रही है। वो सर्वेंट हाँ में सर हिलाकर ऊपर चली जाती है और थोड़ी देर में वापस आती है। उसे अकेला आया देख सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। लक्ष्य जल्दी से उस सर्वेंट से बोला, न्यू कहाँ है। वो सर्वेंट सर झुकाकर रिस्पेक्ट से बोली, सर मैंने कई बार डोर नॉक किया लेकिन मैम ने कोई जवाब नहीं दिया, लगता है वो आज जल्दी ही सो गई। इतना बोल वो चुप हो जाती है। लक्ष्य फोन में टाइम देखकर थोड़ी टेंशन में सबसे बोला, अभी तो सिर्फ 9 ही बज है और न्यू अभी ही सो गई, वो इतनी जल्दी तो नहीं सोती, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई ना। इतना बोल लक्ष्य जल्दी से अपने चेयर से उठ जाता है और तेज कदमों से नियति के कमरे की तरफ चला जाता है। लक्ष्य के पीछे पीछे सब भी नियति के कमरे की तरफ चले जाते हैं। वही मान की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। उसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वो अच्छे से जानता था नियति उसके लिए पागल है। अगर उसकी वजह से नियति को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मान के दिल में एक डर सा बैठ गया था और उसे पसीने आने लगे थे। वही दूसरी तरफ प्रिंसेस पैलेस में अति कब से अक्ष का वेट कर रही थी, लेकिन अक्ष अब तक नहीं आया था। अति ने कई बार अक्ष को कॉल किया लेकिन अक्ष ने उसका कॉल आंसर नहीं किया, जिससे अति काफी परेशान हो गई थी। अति अक्ष का वेट करते हुए थोड़ी देर पढ़ाई करती है लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने फोन पर जा रहा था। काफी टाइम हो गया लेकिन अक्ष नहीं आया। अति ने डिनर भी नहीं किया था और अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद अक्ष अपने कमरे में आता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसकी नजरें अति को ढूंढ रही थी। अति वैसे ही टेबल पर सर रख कर सो गई थी। अक्ष उसके पास गया और उसे देखने लगा और तभी अति की कच्ची नींद टूट गई और वो अक्ष को देखने लगी। अति जल्दी से अक्ष के सीने से लग गई और नाराजगी के साथ बोली, कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी, आपने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया? अति इस वक्त एक बीवी की तरह बातें कर रही थी। अक्ष अति की बात सुन मुस्कुरा देता है तो अति चिढ़कर बोली, आपको किस बात की हंसी आ रही है? आपको पता भी है मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है? अति का चेहरा उतर जाता है। उसे सच में जोरों की भूख लगी थी और अति से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। अक्ष अति को खुद से दूर कर उसके बिखरे हुए बालों को सही करते हुए बोला, तो तुमने डिनर क्यों नहीं किया? अति अक्ष की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, क्योंकि मुझे आपके साथ डिनर करना था। मुझे आपके हाथ से खाना था लेकिन आप तो आए ही नहीं, इसलिए मैं आपका वेट करते करते ही सो गई। अति थोड़ी नाराजगी के साथ अक्ष को देखने लगती है। अक्ष अति का हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले जाता है और उसे बैठाकर किसी को मैसेज करता है। अक्ष फोन टेबल पर रखकर बोला, 5 मिनट वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अति अक्ष को देखने लगी और बस हाँ में गर्दन हिला देती है और आराम से फैलकर बैठ जाती है। अक्ष वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर क्लोजेट में जाकर चेंज कर लेता है। थोड़ी ही देर में एना आंटी कॉफी टेबल पर अच्छे से डिनर लगाकर चली जाती है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जो अति की भूख को दुगुनी कर रही थी। अक्ष अति के साइड में आकर बैठ जाता है। अक्ष को देख अति जल्दी से बोली, जल्दी कीजिए ना, कितनी जोरों की भूख लगी है। अक्ष अति को डिनर करवाता है तो अति बिना कुछ बोले चुपचाप डिनर करने लगती है। बीच बीच में वो भी अक्ष को छोटे छोटे बाइट खिला रही थी। डिनर के बाद अति आराम से सो जाती है लेकिन अक्ष बस उसे ही देखता रहता है। शायद इस वक्त वो कुछ सोच रहा था। अब देखिए अगले चैप्टर में क्या होता है। चैप्टर 80 अपने कटा क्यों। सब नियति के कमरे के बाहर खड़े थे। लक्ष्य डोर नॉक करते हुए बोला, न्यू क्या तू ठीक है? अंदर से नियति की कोई आवाज नहीं आई। अब तो सबको डर लगने लगा था। वही मान की दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। उसे बहुत ही डर लग रहा था। नील परेशानी से सबको देखकर बोला, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? सब ठीक तो है ना? न्यू कभी ऐसा नहीं करती है। अब सब दरवाजे को देखने लगे। अब मान का सब्र का बांध टूट चुका था। सिर्फ वही जानता था कि उसके अंदर इस वक्त क्या गुजर रहा है। मान जोर से डोर नॉक करते हुए बोला, मैम आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप ठीक तो है ना? अब भी नियति की कोई आवाज नहीं आती है। मान का बुरा हाल हो चुका था। सब परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। लक्ष्य जैसे ही कुछ कहने को हुए कि तभी दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलने की आवाज से सब उस साइड देखते हैं तो नियति अपनी आंख मसलते हुए खड़ी थी। अधिक नियति को देख थोड़े गुस्से से बोला, क्या कर रही थी तुम और दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी?
तुम्हें पता है हम कितने डर गए थे। नियति अधिक को देखकर धीरे से बोली, सॉरी भाई, वो मैं हेडफोन लगाकर सो गई थी, इसलिए मुझे आप लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। लक्ष्य नियति को देखकर उससे बोला, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। तुम्हें पता है ना, अगर तुझे कुछ हो गए तो हमारी जान निकल जाती है। नियति मुस्कुराई और जल्दी से लक्ष्य के सीने से लग कर धीरे से बोली, सॉरी ना भाई, अब कितनी सुनाओगे। इससे अच्छा तो मैं दरवाज़ा खोलती ही नहीं। देखो, जब से दरवाज़ा खोला है सब मुझे सुना ही जा रहे हैं। नियति की बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। वही मान एक राहत की सांस लेता है। लक्ष्य नियति से थोड़ा दूर होकर बोला, चल अब डिनर करते हैं, जोरों की भूख लगी है। नियति ना में सर हिलाकर बोली, नहीं भाई, मेरा मन नहीं है, आप लोग जाओ। नील नियति को घूरते हुए बोला, ऐसे कैसे मन नहीं है, चुपचाप चल और डिनर कर, समझी, वरना हम उठाकर ले जाएंगे। इतना बोल नील नियति का दूसरा हाथ पकड़ता है और लक्ष्य को इशारा करता है, फिर दोनों नियति को नीचे ले आते हैं और चेयर पर बैठा देते हैं। नियति का बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन वो जानती थी लक्ष्य उसे खिलाए बिना उसे चैन से नहीं रहने देगा, इसलिए वो भी चुपचाप खाने लगती है। मान नियति को एक नज़र देखकर मन ही मन खुद से बोला, आज तो उन्होंने मेरी जान ही निकल दी थी। मेरी दिल की धड़कन तो जैसे रुक ही गई थी, अगर और 2 मिनट दरवाज़ा नहीं खुलता तो पता नहीं मैं क्या करता। नियति एक तिरछी नज़र मान को देखती है और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। सब नियति को इतना शांत देख थोड़ा हैरान थे। नियति डिनर करने के बाद जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। मान तिरछी नज़रों से उसे जाती हुई नियति को देख रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन मान को नींद नहीं आ रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सुबह का वक्त, प्रिंसेस पैलेस। अति रेडी होकर नीचे जाती है, लेकिन अक्ष उसे कहीं दिखाई नहीं देता तो उसका चेहरा मुरझा जाता है। उसे लगा कल की तरह ही अक्ष उसे बिना बताए ही ऑफिस चला गया है। अति एना के पास जाकर बोली, आंटी क्या डेविल ऑफिस चले गए। एना अति के मुंह से डेविल सुन हैरानी से अति को देखने लगी। एना हैरानी से अति से पूछती है, क्या आपने अक्ष बाबा को डेविल कहा। अति बेफिक्री से जवाब देते हुए बोली, हाँ आंटी, आप ऐसे क्यों पूछ रही है। एना ना में सर हिलाकर मुस्कुरा देती है और धीरे से अति से बोली, मैडम आप बाबा को डेविल कहती है, क्या वो आप पर गुस्सा नहीं करते हैं। अति ना में सर हिलाकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, नहीं, वो क्यों गुस्सा होगी। उन्होंने कहा था मैं उन्हें जिस नाम से चाहे बुला सकती हूँ। वैसे भी वो भी तो मुझे कभी लिटिल गर्ल तो कभी वाइफी कहकर बुलाते हैं। एना को समझ नहीं आ रहा था कि अक्ष अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। वो जिस अक्ष को जानती थी वो ऐसा नहीं था, पर सच तो ये है कि अक्ष अति के लिए सबसे बिल्कुल अलग है। एना अति के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप इतनी प्यारी है कि बॉस को गुस्सा नहीं सिर्फ प्यार आता होगा। एना की बात सुन अति मुंह बनाकर बोली, नहीं आंटी, वो तो मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं और बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। देखिए, सुबह सुबह मुझे छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं और मुझे कहीं घूमने भी नहीं लेकर जाते। अब अति नॉन स्टॉप जी भरकर अक्ष की शिकायतें करने लगती है और एना बस चुपचाप मुंह खोले सुन रही थी। आज पहली बार उन्होंने अक्ष की इतनी प्यारी प्यारी बुराई सुनी थी। उन्हें अति की बातों पर बहुत प्यार आ रहा था। कुछ देर बोलने के बाद अति टेबल पर पड़ा जूस उठाकर पीने लगती है और फिर शिकायत करते हुए बोली, आज भी वो मेरे साथ बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस चले गए। आज तो मैं सच में उनसे बात नहीं करूंगी। एना बस मुस्कुरा देती है। उन्हें अति की शिकायतें सुनने में बाद अच्छा लग रहा था। एना अति को देखकर बोली, बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो अपनी स्टडी रूम में है। इतना बोल एना अति को ऊपर स्टडी रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रहा स्टडी रूम, आप जाए और बात कर लीजिए। अति हमें सर हिलाकर ऊपर स्टडी रूम की तरफ चल देती है। एना जाती हुई अति को देखकर मुस्कुरा देती है और किचन में चली जाती है। अति धीरे से स्टडी रूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अति अपने होंठ पर उंगली रखकर यही सोच रहा थी कि अंदर जाऊं या ना जाऊं, उतने में ही उसे अक्ष की एक कड़क आवाज सुनाई देती है, वाइफी वहां खड़े होकर क्या सोच रही हो, अंदर आओ। अति हैरानी से धीरे कदमों के साथ अंदर आती है। अक्ष इस वक्त सोफे पर बैठा तेजी से लैपटॉप पर अपनी उंगली चला रहा था। उसकी नजरें लैपटॉप पर ही टिकी हुई थी। अति अक्ष के साइड में जाकर खड़ी हो गई और मुंह बनाकर बोली, आपको कैसे पता मैं बाहर खड़ी हूं। अक्ष के चलते हाथ रुक गए और उसने अति का हाथ पकड़ लिया और खुद के लैप पर बैठा दिया और अति के कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हारी खुशबू लिटिल वाइफी, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। ये सब अक्ष ने इतनी जल्दी किया कि अति समझ ही नहीं पाए और अक्ष की गर्म सांसें जो उसके कानों को छू रही थी उसने अंदर एक सिरहन पैदा कर रही थी। अति अक्ष की बाहों में कसमसाने लगी और अपनी आंखें छोटी कर बोली, आप इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों करते हैं, मुझे अपनी बातें समझ नहीं आती है। अक्ष अति की अच्छे से अपनी बाहों में भर कर बोला, तो किसने कहा है समझने को, तुम मुझे ना समझ ही पसंद हो क्योंकि तुम मेरी लिटिल गर्ल हो। अति बड़ा सा मुंह फूला कर नाराजगी के साथ बोली, मैं कोई लिटिल बेबी नहीं हूं। भाई मुझे लिटिल कहते हैं क्योंकि वो मेरे भाई है।
मैं उनसे छोटी हूं लेकिन आप मत कहा करो ना। अति फिर धीरे से बोली, मैं तो आपकी वाइफ हूं ना, तो फिर आप मुझे लिटिल गर्ल क्यों कहते हैं। इतना बोल अति एकटक अक्ष को देखने लगी। अक्ष अति के दोनों फूले गालों को सहलाते हुए बोला, ओह माई लिटिल वाइफी। मैं लिटिल तुम्हें प्यार से बुलाता हूं, जिसे जो समझना है समझने दो। उनके समझने से तुम छोटी नहीं बन जाओगी, पर तुम मेरी लिटिल गर्ल थी हो और रहोगी। अति अब उसकी वाइफ है, लेकिन अक्ष के लिए अति अब भी उसकी वो मासूम सी लिटिल गर्ल ही थी। अति नाराजगी जताते हुए धीरे से बोली, आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। हर बार अपनी बात मुझसे मनवाते हैं। मैं कब से कह रही हूं मुझे घर जाना है, फिर भी आप मेरी नहीं सुन रहे हैं। अक्ष अति की कमर पर अपनी पकड़ कसकर सर्द आवाज में बोला, क्यों तुम्हें ये पैलेस पसंद नहीं आया। अति अक्ष की इतनी सर्द आवाज सुन चुपचाप बैठ जाती है। अब उसकी मुंह से एक आवाज तब बाहर नहीं आने वाली थी। अक्ष अति का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। अति धीरे से अक्ष की तरफ देखकर बोली, आप हर बार मुझे डराते क्यों हैं। ये अच्छे से भी तो पूछ सकते थे ना, मुझे ये पैलेस बहुत पसंद आया। ये बहुत खूबसूरत भी है। आपने इतना बड़ा पैलेस अपने लिए बनाया है। अति ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि अधिक ने उसे बताया था कि अक्ष यहाँ अकेला ही आया करता था और किसी को आने नहीं देता था। अति की बच्चों वाली सवाल सुन अक्ष मुस्कुरा कर बोला, ये पैलेस मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है माई लिटिल वाइफी। अति आंखें छोटी कर अक्ष को देखने लगी और बोली, झूठ, मैं तो आपसे अभी अभी मिली हूं और ये पैलेस तो बहुत पहले बना था, आंटी ने मुझे सब बताया है। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अति अक्ष की आंखों में देखने लगी। उसे लगा अक्ष झूठ बोल रहा है, लेकिन ये सच था। अक्ष अति के छोटे से चेहरे को देखते हुए कुछ लम्हों को याद करने लगता है। फ्लैशबैक। लगभग 5 साल की छोटी सी अति इस वक्त रेत से सनी हुई थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से बीच के किनारे कुछ बना रही थी। लगभग आधे घंटे बाद अति ने रेत का एक ढेर बना दिया था और उसे देख अति बहुत खुश हो गई थी। अति अपने सामने खड़े आदमी का हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोली, अंकल देखो मेरा पैलेस सुंदर है ना। राघव अति के रेत से सने गालों को सहलाते हुए बोला, हाँ मेरा बेबी बहुत सुंदर है। राघव की बात सुन अति बहुत खुश हो गई और भागते हुए अक्ष के पास चली गई, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। अति अपने छोटे से हाथ से उसका हाथ पकड़कर उस रेत की ढेर के पास ले आए और उसे दिखाते हुए बोली, डेविल देखो ना मेरा पैलेस सुंदर है ना। अति की वो प्यारी सी आवाज सुन अक्ष एक नज़र उस रेत को देखता है, जो किसी भी एंगल से घर की तरह नहीं लग रहा था, लेकिन अति ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी। अक्ष एक नज़र अति को देखता है, जो अपनी नीली टिमटिमाती आंखों से उसे ही देख रही थी और बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अक्ष सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। अति खुश होकर उछलने लगती है। तभी समुद्र की लहरें उस रेत की ढेर को बहा देती है और ऐसा होते ही अति की आंखें नम हो नहीं है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अति रोते हुए अक्ष के पैरों पर लिपट गई और बोली, मेरा पैलेस। अति को रोता देख अक्ष की आंखें छोटी हो जाती है और वो अति को घूरने लगता है। अति रोते हुए बार बार वहां पर अपने पैर पटने लगी। उसे उस लहर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अति की इस हरकतें को देख अक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है। अक्ष अति की छोटी सी नाक जो रोने की वजह से लाल हो गई थी। अति इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। अक्ष उसकी वो छोटी सी नाक को हल्का सा रफ करते हुए बोला, ओह माई लिटिल गर्ल, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो। अब इस रेत की पैलेस के लिए रोना बंद करो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें बड़ा सा पैलेस गिफ्ट करूंगा। इतना बोल अक्ष अति के गालों को साफ करने लगता है, जो रेत से सनी हुई थी। अक्ष की बात सुनते ही अति की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश होकर अक्ष से लिपट जाती है। सारी बातें याद कर अक्ष झुककर अति के फेरहेड पर किस कर लेता है। अक्ष ने ये पैलेस अति के लिए बनवाया था और इसलिए वो किसी को यहाँ आने नहीं देता था। अक्ष चाहता था पहले अति यहाँ आए। अक्ष अति के होठों को देखकर बोला, मैं झूठ नहीं बोलता और एक बात, तुम मैक्स से बात नहीं करोगी वरना तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। अति आंखें छोटी कर बोली, ऐसे कैसे आप भाई को मुझसे दूर कर सकते हो। उसमें भाई की कोई गलती नहीं थी। अक्ष एकटक अति के होठों को देख रहा था और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अति के होठों पर अपनी उंगली रख दी और धीरे से उसके कान में बोला, तुम कितना बोलती हो। अगर अभी के अभी तुम चुप नहीं हुई तो तुम्हारे होठों में दर्द हो सकता है। अति को अक्ष की बातें समझ नहीं आई। वो नासमझी से अक्ष को देखने लगी और बोली, क्यों। अक्ष एक गहरी सांस लेकर अति की गर्दन पकड़ लेता है और अति के होठ पर अपने होठ रख किस करने लगता है। अति तो बस हैरान रह गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसे अपने सॉफ्ट होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि अक्ष के उसके होठों पर बाइट कर लिया था। अक्ष अति के होठों को जोर जोर से सक कर रहा था, जिससे अति को दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद अक्ष अति के होठों से दूर होकर अति के लाल हो चुके होठों को देखता है। अति अक्ष को खुद से थोड़ा दूर कर अपने होठों को छूती है तो उसे अपने होठों पर दर्द महसूस होता है। अति गुस्से से अक्ष को देखने लगी और बोली, आपने कटा क्यों। अक्ष अति के होठों को सहलाते हुए बोला, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। अब चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं।
अति मुंह फूलाकर अक्ष को घूरती है और कुछ नहीं बोलती है तो अक्ष अति को अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले जाता है और चेयर पर बैठा देता है। एना अति को अक्ष की बाहों में देख खुश हो जाती है। एना जल्दी से दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। एना ब्रेकफास्ट कर एक साइड खड़ी हो जाती है। उसकी नजरें जैसे ही अति के लाल और सूजे हुए होठों पर जाती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। अति मुंह फूलाकर चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। वही अक्ष की तिरछी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। अति के फूले हुए गालों को देख अक्ष उसकी तरफ झुका और उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर बोला, ऐसे मुंह मत फुलाओ वाइफी वरना कहीं गालों पर भी ना काट लूं। वैसे मेरा मन तो बहुत कर रहा है। अक्ष की बात सुन अति एकटक से हड़बड़ाकर अक्ष को देखने लगती है। अक्ष की बातों से उसके गाल लाल होने लगे थे। उसकी ये आदा सीधा अक्ष के दिल पर वार कर रही थी।